हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का 2020 में पूछा गया सवाल। इस क्वेश्चन से आप फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपका ये हो जाएगा। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बोलूँगा तो 2 सेकंड का वक्त दूंगा आपको जवाब देने का, उसके बाद 2 सेकंड के बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो पहले आप खुद से करने की कोशिश करना, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए देखते हैं। एक तीर से 2 निशाना लगाते हैं, मतलब कि एक बार हम प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे और दूसरा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये क्वेश्चन की ओर आ गए फ्रेंड्स। विज्ञान साइंस 2020 में पूछा गया सवाल। 40 क्वेश्चन है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक करके इसका सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन। तो निम्नलिखित में से कौन, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। जवाब दे फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में? आंसर बताएं फ्रेंड्स, किसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल? टमाटर, संतरा, सिरका, इमली? जवाब दीजिए फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज इमली। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में आप देखें तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में भी सिट्रिक, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। तो ये यहाँ पे हमने 2 सवाल किया। तीसरा सवाल देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो ये हमारा तीसरा सवाल, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 10H2O, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज CaSO4 2H2O। हम जानते हैं फ्रेंड्स, CaSO4 हाफ H2O किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? CaSO4 हाफ H2O। जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है? CaSO4 2H2O लग जाता है, तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है, जिप्सम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार फिर से, CaSO4 2H2O इज द करेक्ट आंसर। चौथा सवाल देखते हैं यहाँ पे, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक जब Zn किससे अभिक्रिया कर रहा है फ्रेंड्स? तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किसको क्या कहते हैं हम? H2SO4 कहते हैं। H2SO4 जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये जिंक क्या करेगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को उठा के बाहर फेंक देगा और खुद क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। और ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है फ्रेंड्स? ओवरऑल अगर इसका आप आंसर देखें, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, H2। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा 5वां सवाल फ्रेंड्स, जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी? ये हमारा सवाल है फ्रेंड्स। दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। अधोमुखी मतलब नीचे की ओर, ऊपरीमुखी मतलब ऊपर की ओर। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सवाल का जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? 5वां सवाल है हमारा। तो मैं इसको बता दूं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? आपका वक्त खत्म हो गया। तो मैं इसका आंसर होगा ऊपरीमुखी, ऊपर की ओर होगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड है फ्रेंड्स क्वेश्चन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 6ठा सवाल है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स? आंसर दीजिए जल्दी से, बताइए ABCD क्या होगा करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं फ्रेंड्स अल्टरनेटिव करंट और दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमारे बैटरी से निकलता है और अल्टरनेटिव करंट हमारे घरों में आता है। और कितना वोल्ट आता है? तो 220 वोल्ट आता है। तो कितना होगा इसका करेक्ट आंसर? हो गया, अगर आप देखें इसका करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है हमारे घर में जो बिजली आती है।
7वां सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है ये हमारे पास। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स सौर जल किससे काम करेगा? सोलर सिस्टम से काम करता है, मतलब सूरज से काम करता है। सूरज के द्वारा हम गर्म करते हैं, तो वो किस दिन काम करेगा? जिस दिन सूरज रहेगा। सूरज किस दिन रहता है? धूप वाले दिन रहता है। बादलों वाले दिन नहीं रहता है सूरज, तो बादलों वाले दिन हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बादलों वाले दिन। गर्म दिन भी हमको मिल जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया फ्रेंड्स? बादलों वाले दिन। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो क्या आंसर नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? हम देख रहे हैं फ्रेंड्स सब जगह ऊर्जा है, सिर्फ इसमें ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ से भी आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव मात्रा। अब अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल हमारे पास, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। आंसर बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान है, एंड द करेक्ट आंसर इज कूटपाद द्वारा। हम जानते हैं अमीबा क्या है? सिंगल सेल का ये होता है, तो ये किस तरह से अपना भोजन पकड़ता है? कूटपाद द्वारा भोजन पकड़ता है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा 10वां नंबर सवाल, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा पर क्या करता है? काम करता है। अगला सवाल 11 नंबर सवाल, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वैवीय शोषण, अवैवीय शोषण, वैवीय अवैवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या होगा 11 नंबर सवाल का जवाब? एंड द 11 नंबर सवाल का जवाब होगा करेक्ट आंसर वैवीय शोषण। वैवीय शोषण से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है बहुत ज़्यादा। अगला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, एकदम इजी बहुआ वाला सवाल है। मछली का श्वसनांग है, मछली का श्वसनांग, मछली किससे सांस लेती है? ट्रैकिया से, गिल से, त्वचा से, फेफड़ा से। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान है, 1 नंबर तो ऐसे ही बिहार बोर्ड दे रहा है आपको, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल से। गलफरे से मछली अपना सांस लेती है, ट्रैकिया से मच्छर सांस लेता है, त्वचा से मेंढक सांस लेता है, फेफड़ा से हम इंसान सांस लेते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज गिल्स। 13वां सवाल है फ्रेंड्स, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा पेड़ की पत्तियों में होता है स्टोमाटा, जिसके द्वारा पेड़ अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसके बंद होने और खुलने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, या फिर आखिरी है मूल रोम। तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स खुलने और बंद होना, खुलना बंद होना किसका काम है? तो आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं, डोर का काम है खुलना बंद होना, या फिर विंडो का। तो यहाँ पे डोर है, डोर किसको को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम द्वार बोलते हैं, तो द्वार कोशिकाएं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 14 नंबर सवाल, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क, वृक्क किसको कहते हैं फ्रेंड्स? किडनी को कहते हैं, किडनी इज द वृक्क। तो इसकी रचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, या फिर निलय है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, निलय, एंड द करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। दो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम में इस बार जाएंगे, आपको यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जिंग अंग निम्नांकित में कौन है? मतलब इसमें से कौन सा उत्सर्जिंग अंग है मानव का प्रमुख? वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि या फिर अग्नाशय? तो वृक्क किडनी को बोलते हैं फ्रेंड्स, रक्त ब्लड बोलते हैं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स का आंसर जवाब क्या होगा? आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज वृक्क। ये है क्या है? मानव का प्रमुख उत्सर्जिंग अंग है। एंड्रोजन क्या है? ये है अगला सवाल फ्रेंड्स, एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है, मादालिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से सभी क्या है फ्रेंड्स? जल्दी जवाब दीजिए 16 का। एंड द करेक्ट आंसर इज नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजन क्या है फ्रेंड्स? नरलिंग हार्मोन है। तो अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 17 नंबर सवाल है, यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हो तो वह दर्पण है। कौन सा दर्पण है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है? सीधा प्रतीत हो रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा दर्पण है? केवल समतल है, केवल अवतल है, केवल उत्तल है, या तो समतल अथवा उत्तल?
तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, पहले आप जवाब दीजिए फ्रेंड्स, फिर इसका आंसर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आपका वक्त खत्म होता है 2 सेकंड, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड द करेक्ट आंसर इज या तो समतल अथवा उत्तल, क्योंकि समतल दर्पण में तो हमेशा ही क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु रखी होती है तो वह सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण कौन सा हो सकता है, समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। 18 नंबर सवाल, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप बोलते हैं हेडलाइट को, जो आगे में लगा होता है, हेडलाइट। तो अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। अग्रदीप में जो प्रयुक्त दर्पण है वह निम्नलिखित में से कौन है फ्रेंड्स। इसका जवाब देना है आपको। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा। अग्रदीप में हेडलाइट की बात हो रही है यहाँ पे। तो हेडलाइट में फ्रेंड्स अगर मैं आपको आंसर करूँ तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण। एंड द करेक्ट आंसर इज 1, अवतल दर्पण। हेडलाइट अवतल दर्पण होता है। जो साइड मिरर होता है फ्रेंड, जो साइड में लगा होता है जिससे पीछे का देखा जाता है, उसमें उत्तल दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। और एक मतलब जब कार वगैरह के ऊपर में साइड ऊपर में भी लगा होता है, जिसको बोलते हैं रियर व्यू देखने के लिए, मतलब पीछे का व्यू, पृष्ठ दृश्य देखने के लिए, तो वो भी उत्तल दर्पण होता है लगा हुआ। ये दोनों सेम काम करता है, साइड मिरर भी और पीछे वाला देखने के लिए भी। लेकिन जो आगे वाला हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 19 नंबर सवाल। ये हमारा 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। बहुत आसान सवाल है, जवाब दीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज हीरा, डायमंड। इसी वजह से डायमंड बहुत चमकता भी है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर करना है फ्रेंड्स, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, किसको कहते हैं अभिसारी लेंस। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ से 1 नंबर का सवाल हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान में रखना है कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है और अपसारी लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है। अपसारी, अवतल, अभिसारी, उत्तल, अपसारी, अवतल लेंस। तो यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत आसान है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज घेगा, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 23 नंबर सवाल देखते हैं, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा होता है। बताइए फ्रेंड्स कैसे होता है अमीबा में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कैसे होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज मुकुलन द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 24 नंबर सवाल, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देना है आपको। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। जल्दी बताइए फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज अंडाशय। अंडाशय जो है फूल का वो भाग है जो फल में बदल जाता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 25 नंबर सवाल। यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। कौन लेंस का आवर्धन है। लेंस का आवर्धन u बाई वी, यू वी, यू प्लस वी, वी बाई यू। बताइए फ्रेंड्स। तो आवर्धन हम जानते हैं फ्रेंड्स, आवर्धन क्या होता है, एच आई बाई एच ओ होता है। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ये क्या होता है हम जानते हैं फ्रेंड्स, लेंस में वी बाई यू होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इज वी बाई यू। अगर यही फ्रेंड्स यहाँ पे लेंस की जगह दर्पण देता, दर्पण पूछता, तो दर्पण क्या हो जाता, माइनस वी बाई यू हो जाता। तो ये तो आप जानते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का कौन सा रंगीन भाग है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज परितारिका। परितारिका इज द करेक्ट आंसर। मानव नेत्र का ये क्या है, रंगीन भाग है। 27 नंबर सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्ण अधिक होता है। किस वर्ण का परिकर्ण अधिक होता है। तो ये क्या है फ्रेंड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, लाल, नीला, पीला, नारंगी।
जल्दी बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका नीला। अगर कहीं पे नीला ऑप्शन में नहीं रहता है, वहाँ पे बैगनी देता है, तो वहाँ सबसे पहले बैगनी होगा फ्रेंड्स, वायलेट। अगर बैगनी नहीं है तो नीला इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए हम क्या लगाएंगे, नीला लगाएंगे, नीला इज़ द करेक्ट आंसर। इसी की वजह से फ्रेंड्स हमारा जो आकाश है वो ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। 28 नंबर सवाल है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। मतलब सूर्योदय जो होता है हमको 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, तो किस वजह से 2 मिनट पहले दिख जाता है सूर्य के निकलने के, किस वजह से दिखता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर बताइए। परावर्तन के द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, परिकर्णन के द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिकर्णन दोनों द्वारा। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिखा देता है सूर्योदय। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा 29 नंबर सवाल। अगला सवाल फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी कौन है फ्रेंड्स, केंचुआ, मेढक, मछली, कछुआ, कौन है जो मेल और फीमेल दोनों होता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज केंचुआ। केंचुआ क्या होता है फ्रेंड्स, उभयलिंगी होता है, ये नर और मादा दोनों होता है। 30 नंबर सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, आम को चुना, गुलाब का पौधा, गेहूं का पौधा, मटर का पौधा, किस पौधे को चुना था, जल्दी बताइए। बहुत आसान सवाल है। एंड द करेक्ट आंसर इज मटर को चुना था उन्होंने। 31 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है। कौन एक अवशेषी अंग है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स, जल्दी बताइए फ्रेंड्स कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसको हम जानते हैं फ्रेंड्स, जिसको मतलब वैसा अंग जिसको हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसान वैसे ही रह सकता है। तो हम जानते हैं रीढ़ की हड्डी को नहीं हटा सकते, अंगूठा को नहीं हटा सकते, कान को नहीं हटा सकते, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है और इजीली अपेंडिक्स को निकाल के बॉडी से बाहर कर दिया जाता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो अवशेषी अंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपेंडिक्स। अगला सवाल देखते हैं 32 सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन आपको बहुत बार पढ़ने को मिला होगा फ्रेंड्स, ये एसएसटी का भी, एसएसटी में भी आपको देखने को मिल सकता है चिपको आंदोलन से संबंधित कि पेड़ को लोग चिपक गए थे और काटने नहीं दे रहे थे। तो किससे आंसर संबंधित हो गया ये, वन संरक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 33 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। मतलब जो अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस नियम पे बना हुआ है, परमाणु द्रव्यमान के नियम पर, परमाणु संख्या के नियम पर, परमाणु आकार के नियम पर, या फिर घनत्वों के नियम पर। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। एंड द करेक्ट आंसर इज परमाणु संख्या। सब एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जो भी अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बना हुआ है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ, उसके आधार पर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या के। 34 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो क्षैतिज कतारें हैं, मतलब क्षैतिज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, एक लंबी लंबी कतारें होती हैं, वर्टिकल। तो आपको पूछ रहा है क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं, आवर्त कहलाती है, समूह कहलाती है, कोश कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या कहलाती हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज आवर्त कहलाती हैं। आपसे यहाँ एक सवाल है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएं कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं, जल्दी सा कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे हमको। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 35 नंबर सवाल, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे का फ्राइंग पैन है, उसको जंग से बचाना है, तो आप क्या करेंगे, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, जल्दी बताइए, आप आंसर बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि लोहे का जो फ्राइंग पैन है वो लोहे का होता है। लोहे को बचाने के लिए संक्षारण उसमें ग्रीस भी लगाया जा सकता है, उसमें पेंट भी लगाया जाता है और जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा। हम जानते हैं फ्रेंड्स एल्युमिनियम का हमारे घर में बर्तन होता है, सोडियम आपने देखा है, मैग्नीशियम कॉपर, कॉपर भी तांबे का भी बर्तन होता है, मैग्नीशियम फीता होता है जो बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सोडियम। सोडियम को या फिर पोटेशियम, अगर पोटेशियम होता है तो पोटेशियम को भी आप लिख सकते थे। तो सोडियम इज द करेक्ट आंसर। सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और एक और सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स, वो कौन सी ऐसी धातु है जिसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन में, और क्यों रखा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। केरोसिन में किस धातु को डुबाकर रखा जाता है और क्यों। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 37 नंबर सवाल,
ये है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज उपचयन। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का नुकसान होता है, माइनस होता है, मतलब ह्रास होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अपचयन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, उपचयन। 38 नंबर देखते हैं फिर, अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स पीएच वैल्यू जो होता है 7 किसके लिए नापा जाता है, 7 से कम वाला अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है, क्षार होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, 7 से कम। तो हमने देखा फ्रेंड्स क्या होता है करेक्ट आंसर, 7 से कम। तो यहाँ पे है 39 नंबर सवाल फ्रेंड्स, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, धोने का सोडा, धोने के सोडा का सूत्र क्या है, Na2CO3, Na2CO3 2H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। एंड द करेक्ट आंसर इज Na2CO3 10H2O। ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जल का दिया हुआ अणु, लेकिन आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है 10H2O। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10H2O। एक और सवाल है फ्रेंड्स आपसे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि खाने वाले सोडा का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताएं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, कौन सा अम्ल है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह कौन सा अम्ल है। मेथानोइक अम्ल है, इथानोइक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका। एंड द करेक्ट आंसर इज मेथानोइक अम्ल, मेथानोइक अम्ल। मेथानोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में होता है जिससे हमें जलन होता है। एक और है फ्रेंड्स नेटल का डंक, नेटल एक पौधा है जिसके डंक से हमको भी जलन होता है, अगर उसका डंक लग जाए तो उसमें भी क्या होता है, मेथानोइक अम्ल ही होता है। आपको एक और सवाल का जवाब देना फिर, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका सवाल है। आपने ऊपर में देखा होगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इथेनोइक, सिट्रिक, ऑक्सैलिक। अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा, तो ये हमारा 41 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम, ओम पर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो फ्रेंड्स एंड द करेक्ट आंसर इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए तो वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R/L/A होता है, R/L/A होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, RA/L हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन का क्या, ओम मीटर, ओम मीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया स्क्वायर मीटर, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देखिए रो बराबर आपने क्या लिखा फ्रेंड्स, RA/L लिखा, तो R का क्या हो गया, ओम हो गया, और A को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, मीटर से कर सकते हैं, मीटर इंटू मीटर, 2 मीटर हो गया, और L का क्या हो गया, मीटर हो गया, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर, ओम मीटर, सॉरी पर मीटर नहीं, ओम मीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज ओम मीटर, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जिसमें आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। तो चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज चांदी। लोहा भी विद्युत का सुचालक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा चांदी है। और नाइक्रोम ये बल्ब में लगा होता है फ्रेंड्स, या फिर जो हीटर होता है, हीटर वगैरह में लगा होता है। रबर तो क्या है, ये विद्युत का सुचालक, कुचालक है, ये सुचालक नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चांदी, चांदी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। फैराडे, ऑस्टेड, एम्पियर, बोर। जल्दी बताइए फ्रेंड्स किसने किया था, बहुत आसान सवाल है। एंड द करेक्ट आंसर इज फैराडे। फैराडे ने कहा था फ्रेंड्स, जब ये विद्युत धारा गुजर रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसकी खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किसने लगाया था, तो फैराडे ने लगाया था। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल, इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये रहा हमारा 44 नंबर सवाल। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। एंड द करेक्ट आंसर इज विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट कर रहा है। और एक होता है विद्युत जनरेटर, जिसको जनरेटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसका जस्ट अपोजिट करता है, उल्टा करता है। वो क्या करता है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आई होप आपको याद रहेगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको जहन में रखेंगे अच्छे से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स आयरन। आयरन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। कैसे फ्रेंड्स, देखिए सबसे जो फास्ट, सबसे तेजी से रिएक्शन करने वाला एलिमेंट है वो सोडियम पोटेशियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, फिर से एक बार लिख देता हूँ। रिएक्टिविटी पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम के बाद फिर जिंक आता है, फिर उसके बाद आयरन आता है। तो सबसे पहले कौन आ गया फ्रेंड्स, मैग्नीशियम हो गया 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो एल्युमिनियम आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा फ्रेंड्स, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बाद तीसरे नंबर पे जिंक आएगा, चौथे नंबर पे आयरन हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन हो गया फ्रेंड्स यहाँ से, द करेक्ट आंसर इज आयरन। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, अगला सवाल है हमारा। बहुत आसान सवाल है, कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो हम जानते हैं पहले 6 नंबर पे है कि 8 नंबर पे है या 9 या 11, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन की? आंसर बताएं फ्रेंड जल्दी सा। एंड द करेक्ट आंसर इज 6। कार्बन 6 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 9 नंबर पे फ्लोरीन, सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो ये द करेक्ट आंसर इज क्या हो गया फ्रेंड्स इसका, द करेक्ट आंसर इज 6। अगला सवाल है फ्रेंड्स 47 नंबर सवाल हमारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। असंतृप्त हम जानते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में किसमें त्रिबंधन होते हैं? एल्केन समूह में होते हैं, एल्काइन में होते हैं, एल्कीन में होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज एल्काइन। हम जानते हैं फ्रेंड्स जो एल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से आपने देखा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज अल्काइन। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल है हमारे इस क्वेश्चन का। एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? OH, CHO, COOH, CO। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज OH। कैसे हुआ फ्रेंड्स, ये एथेनॉल है, लास्ट में क्या आया, ऑल आया। ऑल किस में आता है फ्रेंड्स, तो अल्कोहल ग्रुप में आता है। तो अल्कोहल में क्या होता है, ऑल आता है, उसका ये क्या होता है, मूलक सूत्र OH होता है। ये CHO किसका होता है फ्रेंड्स, अल्डिहाइड का होता है, इसका अल होता है। और ये क्या है, कार्बोजाइलिक अम्ल वाला है, ये कीटोन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज एथेनॉल, OH। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कंप्लीट किया 48 क्वेश्चन को 2020 के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो गया होगा। प्रैक्टिस के साथ फ्रेंड्स आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लिया। तो हमने एक बार में 2 काम कर लिया, प्रैक्टिस सेट भी कर लिया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।